एवरीवन, सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की क्लास है और ये क्लासेस हम 2025 में जो रीड होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए चला रहे हैं। और आज की क्लास में हम 2011 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था लेवल 1 का, उसकी जो सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, उसके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप अपने हिंदी पोर्शन की प्रिपरेशन इन प्रीवियस ईयर के थ्रू ही कर सकते हैं। आपको मैं अपनी वीडियो के थ्रू जो थोड़े मोटे कॉन्सेप्ट हैं वो भी बताती हुई चलूँगी, सो डैट ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है और उनका अलग अलग स्थान दिया गया है। जैसे कि जो का वाला वर्ग है उसका उच्चारण देखिए कहाँ से होता है? कंठ से। अब बोल के देखिए का, ख, ग, तो ध्वनि का उच्चारण स्थल कहाँ है? कंठ, मतलब गले से आवाज आ रही है। नेक्स्ट जो वर्ग होता है वो होता है चा वर्ग, चा, छा, जा। आप उनका उच्चारण करिए, देखिएगा तो आपकी जो जीभ है वो कहाँ टच कर रही है? चा को बोलती हूँ, चा कहाँ टच कर रही है? तालव्य। फिर तो उसका जो उच्चारण स्थल होता है वो होता है तालव्य। फिर आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, तो उसका जो उच्चारण स्थल होता है वो क्या होता है? मूर्धन्य। फिर आता है हमारा ता वर्ग, बोल के देखिए, ता, था, दा, धा, न। आपने देखा होगा कि इन सबको बोलने पे आपकी जो टंग है वो आपके तीत को टच कर रही है, तो उसका जो उच्चारण स्थल होता है वो होता है दंत। फिर आता है पा वर्ग, पा वर्ग को बोलिए प, वा, वा, भ, म। तो देखिए आप जब पा बोलते तो आपके होठ एकदम राउंड राउंड हो जाते हैं। पा, फा, सब पा, फा, बा, भा, मा को बोलेंगे तो आपका ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप अपने होठों के द्वारा इन वर्ड को बोल पा रहे हैं। तो उसका उच्चारण स्थल क्या होता है? ओष्ठ। यहाँ पे हमसे पूछा है कि तालव्य किन व्यंजन का उच्चारण स्थल है, तो वो चा वर्ग का है, मतलब कि च, छ, झ, झ, वा। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? अब जो ए स्वर की मात्रा होती है वो कैसी होती है? डबल। तो यहाँ पे देखिए डबल मात्रा है वैदिक में, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्य, तो एक्य में आपने देखा है कि ए बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये भी नहीं होगा। पैतृक में भी डबल मात्राएं हैं, जबकि स्नेह में छोटे ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है? छोटे ए की। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास का वर्ण विच्छेद है। प्यास का वर्ण विच्छेद है। अब आप देखिए कि आधा पा ऑलरेडी आधा बना है, तो इट मीन्स इसके संग कोई भी व्यंजन नहीं होगा। फिर आया या, देखिए या मतलब व्यंजन है, इसके संग मतलब कोई भी स्वर नहीं होगा। फिर उसके बाद आया या आधा होगा और उसके संग कौन सा स्वर लगा हुआ है? यहाँ पे आ का डंडा, मतलब कि बड़ा आ, क्योंकि जो ये व्यंजन है हमारे व्यंजन स्वरों की सहायता से मिलके बनते हैं। फिर उसके बाद आया सा, तो ये आधा सा है, उसके संग अगर कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई होती तो हम देखते हैं वहाँ पे कौन सा व्यंजन होगा? हमारा आ व्यंजन होगा। अब आप देखिए इस तरीके से कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आधा सा बना हुआ है तो इसका आप बड़ विच्छेद करेंगे तो केवल आधा सा बनाएंगे, इसके संग कोई भी स्वर ऐड नहीं होगा। ठीक है, अगर पूरा सा है तो आप आधा सा बनाएंगे, उसके संग कौन सा व्यंजन स्वर ऐड होगा? छोटा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च प्लस आरण, उच्च प्लस चारण, उच्चा प्लस रण या उत प्लस चारण। जो उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण। आप बोल के देखिए, उत प्लस चारण उच्चारण। बहुवचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध हो, जिनसे में संख्या का बोध होता है उसे हम कहते हैं वचन। वचन का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं तो वो ही होता है संख्या। शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, अगर हम जिन चीज़ों से हमें किसी की जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ना कि बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन।
जो हमारी हिंदी है उसमें 2 प्रकार के वचनों का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो वचन होते हैं जिससे हमें किसी एक वस्तु या एक प्राणी के होने का पता लगता है। बहुवचन क्या होता है, जिसमें हमें एक से अधिक, जैसे कि सपोज दैट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं या कितने भी हो सकते हैं, वस्तु या प्राणी के होने का पता लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द यौगिक हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि रचना की दृष्टि से हिंदी भाषा के जो शब्द हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। पहला होता है ऋण शब्द। ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिसको और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने बोला घर, कि आप इसको किसी भी भाग में तोड़ सकते हैं, घ प्लस रा कुछ नहीं होगा, घर ही होगा। फिर होते हैं यौगिक शब्द। कौन से आते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें या तो कोई उपसर्ग लिखा होता है या तो प्रत्यय लगा होता है, या फिर हम इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था उच्चारण, तो उच्चारण कैसा शब्द है, ऋण, यौगिक या फिर योग ऋण, तो आप कहेंगे यौगिक क्योंकि उसका हमने संधि विच्छेद कर दिया। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम संधि विच्छेद कर देते हैं, या फिर इनमें कोई उपसर्ग लगा होता है या फिर कोई प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं योग रूढ़ शब्द। कैसे शब्द आते हैं, योग रूढ़ शब्द। देखिए, आपने बहुब्रीहि समास पढ़ा होगा कि ऐसा शब्द जिसका अर्थ वो ना निकल के कुछ अलग ही निकलता है, जो शब्द लिखा हुआ है वो नहीं होता है, कुछ अलग ही उसका अर्थ होता है। तो योग रूढ़ शब्द आप उन्हें समझ सकते हैं कि शब्द कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग ही निकल रहा है। जैसे कि दशानन, तो दशानन में मैं पूछूंगी कौन सा ये समूह में आएगा, ऋण में या फिर यौगिक में या योग रूढ़ में, तो आप कहेंगे ये योग रूढ़ में आएगा। क्यों, क्योंकि दशानन का अर्थ तो ना तो दश प्लस आनंद कोई संधि विच्छेद तो हो रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ निकल रहा है वो कुछ अलग ही निकल रहा है, जैसे कि रावण निकल रहा है, तो उसमें क्या होगा, योग रूढ़। तो अब आपको ये देखना है कि किस में शब्द में यौगिक है। अब आपको मैंने अच्छे से यौगिक को समझाती हूँ कि यौगिक क्या होते हैं। जैसे कि पहला है घोड़ा, तो घो प्लस ड़ा, इसका तो संधि विच्छेद आप कर ही नहीं पाएंगे। चाय, चा प्लस याई, इसका भी नहीं कर पाएंगे, तो इसके आगे के देखने कोई फायदा ही नहीं है। मोबाइल, मो प्लस आइल या मो प्लस बाइल, कोई शब्द नहीं बनना है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, रसोई प्लस घर, अन्न प्लस पढ़, पुस्तक प्लस आले, राज प्लस महल, हर किसी शब्द का संधि विच्छेद हो गया। इट मीन्स कौन सा वाला आंसर है राइट, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द विदेशी हैं। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी जो उत्पत्ति है वो विदेशों में हुई है और उसका उपयोग अब हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में या फिर हिंदी लिखने में करते हैं। जैसे कि पहला है किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, बाचस्य। देखिए, बाचस्य शब्द आपको देखने में लग रहा होगा कि ये विदेशी नहीं होगा, ये हमारे इंडिया का ही होगा या फिर अरबी होगा या फारसी होगा, तो इस ऑप्शन को आप काट दीजिए। नेक्स्ट है कारतूस, प्रयोजन। जो प्रयोजन शब्द है वो तो हिंदी का शब्द है, तो ये भी नहीं हो सकता। कर्फ्यू, महाविद्यालय, महाविद्यालय कैसा हिंदी का शब्द है, तो विदेशी शब्द नहीं होगा। तो कौन सा रह गया, किताब, सिनेमा, संतरा। तो इन क्वेश्चन को आप जो हमारे ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट करके भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राशि, इंदु, रजनी, पति। ये सारे जो शब्द है वो किसके पर्यायवाची है, चंद्रमा के। पर्यायवाची क्या होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, मतलब राशि का अर्थ भी चंद्रमा होता है, हिंदू का अर्थ भी चंद्रमा होता है, और रजनीपति का भी अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में विलोम शब्द नहीं है। अब आप कौन सा चुनें, नहीं। इस नहीं को तो आप बहुत सही से पढ़ लिया करें। जैसे कि ये प्रवृत्ति का निवर्ती, ये सही है। बहिरंग का है अंतरंग, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का है परवर्ती, तो ये ही गलत है, तो यही राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष का विलोम शब्द है असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष, असंतोषी। तो संतोष का विलोम है असंतोष। कौन जीवन का सही अनिकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, आपसे क्या पूछा है, नहीं वाला पूछा है। जीवन का जल, जल भी इसका अनिकार्थी शब्द में आता है, प्राण भी इसके अनिकार्थी शब्द में आता है, और वायु भी इसके अनिकार्थी शब्द में आता है। अगर कोई नहीं है तो वो कौन सा है, जिंदगी। जिन शब्दों के एक से अधिक शब्द अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अनेकार्थी। तभी तो उसे कहते हैं अनेक अर्थ वाले। तो जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। एग्जाम्पल अभी आप ऊपर ही देख चुके हैं, जैसे कि जीवन का क्या क्या अर्थ होता है, जल भी होता है, प्राण भी होता है और वायु भी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? अब देखिए क्या होते हैं, एक होते हैं उपसर्ग, एक क्या होते हैं उपसर्ग और एक होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग कौन होते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं, जैसे कि मैंने बनाया अनु प्लस प्रयोग, अनु में मतलब प्रयोग में मैंने अनु को जोड़ दिया तो हो गया अनुप्रयोग। तो ये जो होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं, जिसके द्वारा ये शब्द के अर्थ में या तो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं या फिर नवीन शब्द का निर्माण कर देते हैं या फिर कोई इसमें कोई विशेषता जोड़ देते हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं? अब ये उपसर्ग है आगे लगने वाले, तो प्रत्यय क्या है? किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे कि मैंने अच्छा में ई जोड़ दिया, अच्छा में ई जोड़ दिया, वही बाद में, तो क्या हो गया? अच्छाई। तो ये ई लगाया है वो यहाँ पे क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। तो आई होप आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। घर, देखिए घर में तो कोई प्रत्यय लगा ही नहीं है, घर घर। गुड़िया, गुड़िया का आप संधि विच्छेद करके देखिए, गुड़ी प्लस या, शंकर, शंकर शक प्लस र, ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। अधर्म, आ प्लस धर्म, इसमें तो उपसर्ग लगा है, प्रत्यय तो लगा ही नहीं है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दया प्लस लू, दयालु। डिब्बी, डिब्बी प्लस या, डिबिया। अज्ञान प्लस ई, अज्ञानी। ठीक है, तो इन सब में क्या लगे हैं? प्रत्यय लगे हैं। कौन सा समास विग्रह नहीं है, सही नहीं है? देखिए अब कौन सा नहीं वाला पूछा है। दाल रोटी, इसमें क्या है? द्वंद्व समास है, तो ये तो सही है, दाल और रोटी। नेक्स्ट है पंचानन, 5 हैं जिसके आनंद, मतलब जिसके 5 स्वर हैं, तो वो है शिव जी। और जैसे कि पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ये भी बिल्कुल सही इसका संधि विच्छेद है। सुलोचन, सुंदर है जिसके, सुंदर है लोचन जिसके, तो ये भी बिल्कुल सही है। सुलोचन उसी को कहते हैं जिसके सुंदर नयन होते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जी। इसमें बहुब्रीहि समास है। पुस्तक, पुस्तक और आल्य, तो ये जो संधि विच्छेद है वो सही तरीके से नहीं होता है, हुआ है, मतलब कि जो समास विग्रह है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि जो इसमें होता पुस्तक का आलय यानी कि पुस्तकों का घर, तो ये इसका सही समास विग्रह होता, जबकि ये पुस्तक और आलय इसका सही समास विग्रह नहीं है। और जो लगाते हैं वो हम केवल और केवल द्वंद्व समास में लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उसे कहते हैं अवयवी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। देखिए अवयवी भाव समास उन समासों कहते हैं जिसका प्रथम पद प्रधान होता है या फिर प्रथम पद जो होता है वो उपसर्ग होता है, जैसे कि हो गया अपमान, अप प्लस मान। द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है, जैसे कि हो गया त्रिभुज, मतलब कि 3 भुजाओं का समूह। ठीक है। तत्पुरुष समास वे समास होता है जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कि कर्ता ने, कम को, करण से, अधिकरण में, पेपर, इन सब चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये का है वो क्या है? कारक है, तो तत्पुरुष समास वो होता है। लेकिन जो कर्मधारय समास से होता है उसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, चरण कमल, तो चरण कैसे हैं? कमल के समान है। जो चरण कैसे हैं? कमल के समान है। तो चरण कमल कम मीन्स क्या हो गया? इसमें एक शब्द विशेष है और एक है विशेषण, तो ये कौन सा समास हो गया? इसमें कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, तो संध्या और रात्रि के समय के बीच के लिए क्या यूज होता है? गोधूली। युद्ध करने के इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है बहादुर, वीर, दबंग, युजुत्सु, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युजुत्सु। कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा क्या सी संज्ञा होती है जिसको केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते। तो आप लगा के देखिए, मधुर, तो ये तो कोई शब्द नहीं बना, मधुरता, तो ये एकदम सही शब्द बना, मधुरता। और ये ता प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय मतलब एंड में लगता है, तो ये प्रत्यय लगाने से ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेदों में से एक है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक क्या होते हैं? जो प्रश्न पूछते हैं। वह तो कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। किसी, तुम, ये भी कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है।
जिसे जैसा हमारा ये भी कोई प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन कौन, किसे, कब, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहाँ एक क्रिया के समान होने के तुरंत बाद समाप्त होने के दोबारा मैं इसको रिपीट करती हूँ। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध हो, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं। जो पहली क्रिया हुई उसे हम पूर्व वाली तो क्रिया कहेंगे, तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद, वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय या अप्रकट अव्यय। अब जो संबंध जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय। जैसे कि और, ठीक है, तथा, तो ये सब क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय। और अव्यय कौन होते हैं? जिन पे किसी भी काल, लिंग, जाति और कोई भी मतलब समूह वगैरह किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया है? अच्छा, प्रेरणात्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं कार्य ना करके दूसरों को प्रेरणा देता है कि वो इस कार्य को करे या किसी और से काम को करवा लेता है प्रेरणा देके। लड़का बहुत पढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई प्रेरणा की बात नहीं हो रही, लड़का खुद ही पढ़ने का काम कर रहा है, ना कि लड़का अपने टीचर से पढ़वा रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, किसान खेत से सूखे पत्ते कटवा चुका है। ये राइट आंसर है कि किसान खेत से सूखे पत्ते कटवा चुका है। ये तो नहीं लिखा है कि किसान ने खेत से सूखे पत्ते काट दिए, उसने तो नहीं किए हैं, किसी और से करवाया है काम। तो प्रेरणात्मक क्रिया में किसी और से काम करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मिश्र वाक्य है? यह वह, देखिए अब पहले आप ये समझ लीजिए कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। इन वाक्य में दो उद्देश्य और दो विधेय होते हैं। एक जो उद्देश्य और विधेय होता है वो तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जो दूसरा उद्देश्य और विधेय होता है, जो क्रिया होती है, वो पहले उद्देश्य और क्रिया पे डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? क्योंकि, जैसे, तैसे, ज्यों, त्यों, तो ये सब चीज़ों का इनमें यूज़ होता है। पहला है, वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। नेक्स्ट है, सीता पढ़ रही है। नेक्स्ट है, आकाश में बिजली चमकती है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? ये जो पहला वाला है वो आपको लग सकता है कि मिश्र वाक्य, लेकिन नहीं, ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में किंतु का यूज होता है, परंतु का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। तो यह वाक्य है। तो वाक्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ मिश्र वाक्य क्या होता है। फिर आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो उद्देश्य और दो क्रिया होती हैं इसमें, लेकिन ये दोनों उद्देश्य और क्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है। और ये मुख्यतः और से, क्योंकि से, नहीं सॉरी, और इसमें क्या आता है? किंतु आता है, परंतु आता है, इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे इन कीवर्ड्स के थ्रू ही देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आया है? और आया है। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये हमारे विराम चिन्ह होते हैं, बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लागत चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम या कोष्टक। तो उसका राइट आंसर है लागत चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। आपने देखा होगा डॉक्टर को पूरा डॉक्टर लिखने की जगह एक ऐसे गोला सा बना देते हैं और हम समझ जाते हैं ये पूरा क्या लिखा होगा? डॉक्टर लिखा होगा, क्योंकि हमने इसका संक्षिप्त रूप लिख लिया। तो ये जो हम गोला बनाते हैं यही हमारा क्या होता है? लागत चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? आप इन सभी वाक्यों को एक बार देख लीजिए, फिर देखिए कौन सा सही है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छी, तुमने तो नाम ही डुबा दिया। तो छी के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। देखिए यहाँ पे नहीं लगा है तो ये नहीं होगा, लेकिन ये छी के बाद लगना चाहिए था, इन्हें तुमने के बाद लगा दिया और यहाँ पे तो लगा ही नहीं और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, जबकि यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा अर्थ सही नहीं है। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं और उनके अर्थ दिए हुए हैं। पहला है छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना। तो यही आंसर हमारा राइट होगा, क्योंकि छठी का दूध याद दिलाने का ये अर्थ नहीं होता है कि हमें बचपन का उसे लाड़ पर से याद दिला दिया। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वासघाती होना, ये बिल्कुल सही है। त्रिशंकु होना मतलब कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, ये भी बिल्कुल सही है। खून सफ़ेद होना, दया ममता ना रह जाना, ये भी सही है। कौन सा अर्थ सही है, इसमें से अब आपको सही वाला बताना है। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, तो यही एकदम सही है। छाती पर सांप लौट गया मतलब कि बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करना। नेक्स्ट है बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, ये गलत है। हाथों के तोते उड़ जाना, मतलब कि पिंजरे से तोते का निकल जाना, ये भी नहीं सही होगा। हाथ पाँव फूल जाना, मोटा हो जाना, नहीं ये सही नहीं है। इसमें क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत रहने का अर्थ है शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र में निवास करना। नेक्स्ट है रंग में भंग होना का अभिप्राय है रंगों में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विघ्न पड़ना, रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उल्लास में विघ्न पड़ना, मतलब कि रंग में भंग होना। सो ये हमारे लैंग्वेज सेकंड जो कि हिंदी थी उसके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आए। इसी सीरीज़ में हम और ज़्यादा जो हमारे प्रीवियस ईयर हुए हैं इसके बाद हिंदी के, उन सभी को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लेवल 1 लेवल 2 सभी के हिंदी का जितना भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो कुछ भी आया उस सबको हम सॉल्व करेंगे।